नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट आज जल्दी से जुड़ जाइए। और आज महत्वपूर्ण आपको जो है 49वीं श्रृंखला है टेट सुपर टेट से संबंधित। आपको जो है बहुत लंबा कार्यकाल, लगभग हम सब ने 49 दिनों से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बड़े ही स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग रोज उपस्थित रहते हैं। तो जो लोग भी, जिसे भी जहां तक अपनी मंजिल को तय करना है, वो अपनी मंजिलों को तय करेगा और अपने अनुसार तय करेगा, ठीक ना। तो आइए हम सब देखते हैं शानदार प्रश्नों के एक श्रृंखला के विषय में और किस तरह से परीक्षाओं को बड़े ही आसानी से पास किया जाता है। इस विषय पर भी हम सब बातें करेंगे। देखिए, छोटा छोटा अभी हाल ही फिलहाल में आप देखेंगे बिहार एग्जाम हुआ। एग्जाम बड़े आसान थे, लेकिन प्रश्नों के प्रारूप बड़े जो थे वो डिफिकल्ट थे। प्रश्न आसान थे, लेकिन प्रश्न के आसान होने के कारण ही गलतियां ज्यादा, ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आप गलतियों को ज्यादा करिए, ठीक ना। तो इन सब चीजों को देखिए। और प्रश्न तो यूट्यूब पे आ ही गया है, कहेंगे तो हम भी एक दिन उसको सारे प्रश्नों को हल करा देंगे यदि आप सबके मांग रही तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। आप सब इसी तरह पढ़ते रहिए शानदार तरीके से, और ईश्वर से यही कामना है कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करिए, जितने लोग हैं, ठीक। तो चलिए, ये आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी ने की थी, राजा राममोहन राय ने, मैडम HP ब्लावेत्स्की ने, या स्वामी विवेकानंद, किसके द्वारा आपको इसके स्थापना की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था ये दो शब्दों से मिलकर बना था, एक थियो और दूसरा सोफिया। थियो का अर्थ होता है ब्रह्म, ठीक ना। ये जो है थियो, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है बच्चा, ये ब्रह्म होता है, ठीक। और सोफिया का अर्थ होता है, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, यानी ब्रह्म के विषय में ज्ञान जो है, यही थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में किया गया। और इसके संस्थापक जो थे वो मैडम HP ब्लावेत्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा जो है अलकाट के द्वारा इसके स्थापना की गई। यदि बात की जाए इसका मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय भैया आप सबको, सारे लोगों को पता है कि प्रारंभ में मुख्यालय न्यूयॉर्क रहता है, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय जो है मद्रास के अडयार नामक स्थान पर आपको जो है नामक स्थान, ये आपको मद्रास में है, यहीं पे इसकी स्थापना की जाती है, जो वर्तमान में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माना जाता है। 1907 ईस्वी में आपको कर्नल अलकाट के मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती है। श्रीमती एनी बेसेंट जी जो है अध्यक्ष बनती हैं। और कब तक रहती हैं? तो 1907 से 1933 ईस्वी तक आपको जो है श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रहते हैं, ठीक ना, इसके अध्यक्ष रहते हैं। ये बातें चूंकि 1907 ईस्वी में कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाती है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1918 में, 1928 में, 1917 में या 1920 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है 1920 ईस्वी में आपको असहयोग आंदोलन को पास किया जाता है, ठीक ना। ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा। और किस तारीख को? तो 20 अगस्त 1920, सॉरी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में जो है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये आंदोलन जो था आगे चलकर चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी आपको 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड, ठीक ना, चौरी चौरा
कांड की घटना के बाद ये आपको जो है कांड घटना के बाद ये वापस ले लिया जाता है और गांधी जी से हिमालय जैसे अपने महान भूल के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आपको जीवन पर्यंत जो है एक ही वस्त्र धारण करने के जो है कसम खाई, ठीक है ना। ये गांधी जी अपने विजयवाड़ा प्रवास के दौरान ऐसी बातें गांधी जी द्वारा स्वीकार किया गया था। साथ ही साथ आपको जो है विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने की निंदा जो थे ये आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ ये असहयोग आंदोलन जो था ये गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन, ठीक ना, प्रथम जन आंदोलन के रूप में भी आपको इसे जाना जाता है, ठीक। तो ये ढेर सारे महत्वपूर्ण बातें असहयोग आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताना है आपको। तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया जाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया जाना या गांधी जी की गिरफ्तारी, तब ये आपको जो है चौरी चौरा में पुलिस बल के द्वारा आपको एक घटना जो है के घटित हो जाती है और इसी में गोली पुलिस के द्वारा गोली चला दी जाती है। ये घटना है 4 फरवरी की घटना है, ठीक ना। और ठीक उसी के बिहाने 5 फरवरी को आपको जो है ये घटना घटित हो जाती है और गांधी जी द्वारा जो है 12 फरवरी को गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है और इन सब के बाद आपको जो है मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब 1922 की ही घटना आपको है और इसके बाद 6 वर्ष के गांधी जी को सजा दी जाती है, लेकिन गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण 1924 ईस्वी में ही गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। तो इस तरह आप देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 जो है ये क्रम आपको बिल्कुल सही है, ठीक ना। 1, 2, 3, 4 क्रम ये सटीक और सही आपको जवाब है। नेक्स्ट देखिए, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये सब के सब जो है मैथान बांध का नाम है, बेलपहाड़ी बांध का नाम है और तिलैया बांध ये सब के सब बराकर नदी पर बनाया गया है। बराकर नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक ना। छोटा नागपुर का पठार है, का पठार। और ये आपको जो है किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक है, दामोदर की सहायक नदी माना जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए बच्चा तो इसकी लंबाई 225 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई आपको है, ठीक ना। ये 225 किलोमीटर आपको जो है इसके कुल लंबाई है। तो ये प्रमुख बातें बराकर आपको, और इसी पर ये बार बार पूछता है मैथान बांध आपको और तिलैया बांध। बैल पहाड़ी तो नहीं पूछा है, लेकिन मैथान और तिलैया बांध किस पर स्थित है ये आपके परीक्षाओं में कई बार आप सबसे पूछा गया है और ऐसी गलतियां बिल्कुल आप सब नहीं करिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है ये आपको मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है, मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा जलाशय। साथ ही साथ आप महत्वपूर्ण बातों में और याद कर सकते हैं, ये आपको किस पर है? तो रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है। कहाँ है? तो सोनभद्र के पिपरी में, सोनभद्र के पिपरी में आपको जो है ये है। और सोनभद्र कहाँ है? तो यूपी में आपको जो है ये गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इसका नामकरण
रखा गया है। ठीक ना, तो ये आपको ये बार कई बार प्रश्न पूछा है कि मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तब बताइएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय सबसे बड़ा। गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। ठीक ना, तो एकदम दिशा भ्रमित मत होइएगा। और इस पे क्या काम किया जाता है, तो सिंचाई के लिए इससे कई नहरों का निर्माण किया गया है। ठीक ना, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी आप सब जान सकते हैं। तो रिहंद जो है बच्चा, ये सोन की सहायक नदी है। किसकी? सोन की सहायक नदी आपको रिहंद नदी सोन की सहायक है। ठीक ना, ये सोन की सहायक है, सोनभद्र में पिपरी जिले में है, पिपरी नामक स्थान पर है। और खासकर सोनभद्र, ये सोनभद्र जो है ये कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाखवां प्रश्न पूछा था। ये आपको 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, 4 राज्यों की सीमा। ठीक ना, सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला, करने वाला एकमात्र जिला है भारत का। ठीक ना, ये बात याद रखे रहिएगा। सोनभद्र किसको किसको, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का तो है ये है। तो ये 4 राज्यों के सीमाओं को स्पर्श करता है सोनभद्र। ठीक ना, ये बातें। सोनभद्र को ऊर्जांचल के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए ऊर्जांचल, ऊर्जांचल के नाम से भी सोनभद्र को जाना जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका राबर्ट्सगंज जो है, इसका हेड क्वार्टर आपको मुख्यालय कहाँ है सोनभद्र का, तो राबर्ट्सगंज में है। ठीक, तो ये आपको जो है यहीं पे नाम सुने होंगे हिंडाल्को, हिंडाल्को जो है यहीं पे सोनभद्र जिले में है, आपको हिंडाल्को है। एल्युमिनियम महान जो है, ये सभी बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयां सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए हैं। द्वारिका, जोशी, प्रयाग, तो प्रयाग मठ नहीं है भैया। जोशी मठ, द्वारिका मठ, पुरी और सिंगेरी, पुरी, सिंगेरी, द्वारिका, वाराणसी नहीं है। सिंगेरी, द्वारिका, जोशी और प्रयाग। तो इस तरह से आपको जोशी मठ, द्वारिका मठ और पुरी मठ ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। शंकराचार्य के जन्म के विषय में बड़ा ही किताबों में द्वंद्व मिलता है। कहीं कहीं इनका जन्म 6वीं शताब्दी मिलता है, कहीं कहीं इनका जन्म 7वीं शताब्दी में मिलता है। वैसे कुछ किताबें 508-9 ईस्वी, 7-8 ईस्वी लिखती हैं और इनका जन्म कर्नाटक, केरल राज्य में हुआ था। ठीक ना, एक केरल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आदि शंकराचार्य जो थे ये वेदांत दर्शन इन्हीं के द्वारा पुनः एक बार बताया गया। ठीक ना, साथ ही साथ ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बातें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अद्वैतवाद के जनक जो है आदि शंकराचार्य को कहा जाता है। आप सबको शंकराचार्य के द्वारा कई कहानियां जो है विद्यमान है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, ये बातें भी ये जानते रहे। ठीक ना, अब यहीं पे 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में इनके द्वारा आपको पुरी यानी उड़ीसा में, श्रृंगेरी आपको जो है नीचे दक्षिण में, ये कर्नाटक में, द्वारिका ये आपको जो है कि गुजरात में, और जोशी मठ उत्तराखंड जिसे बद्री आश्रम के नाम से भी जानते हैं, बद्रिका मठ के नाम से भी आपको जानते हैं। तो ये 4 मठ जो है इनके द्वारा स्थापित किया जाता है। अब कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ, तो ये बात बहुत आसान सा प्रश्न है। ये कुचिपुड़ी ओडिसी, उड़ीसा में कौन सा है, तो ओडिसी है। ठीक ना, ओडिसी उड़ीसा का है। केरल का कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी अट्टम ये आपको जो है ये है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये यहाँ पे 1 मिनट गलती हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मोहिनी अट्टम है और कथकली है, कथकली।
जबकि आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश से, यूपी से आपको कथक मिलेगा, कथक जो है, और मणिपुर से मणिपुरी, मणिपुरी, और जो है असम से सात्रिया, ये जो है ये असम से। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय आपको जो है नृत्य भारत में है। ये बातें याद रखे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और कुचिपुड़ी, ये 8 जो है, ये 8 आपको शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये मैं कई बार बता चुका हूं, 2-3 बार। ये चीजें गलतियां मत करिएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न में देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये आपको नवीन मोड़दार पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे हिमालय है, हिमालय, ठीक ना, यूराल है, ठीक, यूराल है। ये सभी पर्वत जो हैं ये नवीन मोड़दार चोटियों में सबसे ऊंची चोटियां आपको पाई जाती हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हिमालय पर्वत में है विश्व की टॉप 10 में से आपको 8 चोटियां जो हैं ये हिमालय पर्वत श्रेणी की है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये आपको ये माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप सब गलतियां नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ऐसी गलती यदि करेंगे तो परीक्षा से आप सब बाहर हो जाएंगे, ठीक ना। ये बातें मैं बार बार समझाता हूं, इसलिए कि कई भुक्तभोगी लोग अभी भी गलतियां करते हैं। स्पेन और फ्रांस के बीच के मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस ये दोनों आपको जो है यूरोपीय कंट्री हैं। कैसे हैं? तो यूरोप के देश हैं, यूरोप के देश, ठीक ना। ये बातें, और इसे किन पर्वतों के मध्य सीमा बनाता है? तो पेरिनीज पर्वत जो है ये आपको जो है के सीमा बनाता है स्पेन और पेरिस के बीच। वहीं आपको बता दें स्पेन की राजधानी जो है, स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड है, याद होगा। मैड्रिड क्लब जो है ये स्पेन की। वहीं फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। और पेरिस को सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं, सुरा एवं सुंदरियों का, ठीक ना, सुंदरियों की नगरी, सुंदरियों की नगरी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ इसे फैशन नगरी भी कहते हैं, फैशन नगरी भी कहते हैं। वहीं फ्रांस को जो है कृषकों का देश, यूरोप में कृषकों का देश कृषकों का देश जो है कृषकों का देश कहा जाता है, कृषकों का देश कहा जाता है। और स्पेन के साथ एक याद रख लीजिएगा, स्पेन और मोरक्को को, स्पेन एवं मोरक्को को, ठीक ना, मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि जो है, जल संधि अलग करती है, ठीक ना, अलग करती है। ये किसे? स्पेन को मोरक्को से, स्पेन को मोरक्को से, ऐसे याद कर लो, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है कौन? तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। वही आपको बता दें कि ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं, को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक ना, महासागर से जोड़ती है। ये बातें भी, ये सब बातें आप याद रखे रहिएगा। स्पेन जो है मैड्रिड, आप राफेल नडाल का नाम सुने होंगे, स्पेन के ही है। स्पेन का जो आपको जो है कि वहाँ अनिवार्य क्या है? तो वहाँ खेल, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, वैसे वहाँ खेल को अनिवार्य किया गया है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना, पारिस्थितिकीय में ये वर्तनी सुधार लीजिएगा। पारिस्थितिकीय स्तूप की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चार्ल्स एल्टन के द्वारा, ओडम के द्वारा, डार्विन के द्वारा या टेंसले के द्वारा? ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। देखें कितने लोगों का जवाब जो है सही आता है। तो मैक्सिमम लोगों का सवाल जवाब जो है गलत आ रहा है, लेकिन कुछ महानुभावों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चार्ल्स एल्टन को जो है पारिस्थितिकी स्तूप का जनक कहते हैं, जबकि आपको जो है कि ये टांसले को पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम लोग इको सिस्टम कहते हैं, ठीक ना, इको सिस्टम, ये इसे टांसले को जनक कहते हैं, जबकि पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में पारिस्थितिकी का जनक, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ओडम को जो है पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक ओडम को कहा जाता है, ठीक ना। जबकि चार्ल्स डार्विन जो है ये इन्होंने आपको जो है कि विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय जीवों के उत्पत्ति के विषय में अतुलनीय योगदान इनका रहा। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत हम सबने पढ़ा है और द स्पीसीज नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक ना। पारिस्थितिकी तंत्र किसी ने नहीं बताया, हैक्सले वही बताएगा, जल्दी से बताइए। ये देखिए यूपी SSSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा। साथ ही साथ हिंदी इंडिविजुअल का भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक सिद्ध होगा। नितिन सर ने लाजवाब तरीके से इसे पढ़ाया है। अब देखिए निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं बल्कि मानव निर्मित, ऐसे भी दे सकता है कि मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तालाब है, खेत है, वन है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तब बताएगा धान का खेत जो है ये सीधे सीधे से लिखा रहेगा, धान का खेत ये मानव निर्मित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है बच्चा? तो मीथेन गैस जो है CH4 आपको जो है मीथेन गैस आपको निकलती है, ये बात भी याद रखे रहिएगा। धान का खेत सबसे बड़ा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? यानी कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में? घास पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी, तालाब पारिस्थितिकी या शुष्क स्थल पारिस्थितिकी में किसमें आपको बनता है? जल्दी से, किस पारिस्थितिकी तंत्र में आपको जो है उल्टा बनता है? तो सबको पता होना चाहिए जल पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये उल्टा बनता है, यानी इसका पिरामिड जो है इस आकार का बनता है, इस आकार का, ठीक ना, इस आकार का इसका आपको, जबकि बाकी का पिरामिड जो है ये बनता है, ठीक। तो यहाँ वेल हो जाएगा, यहाँ मध्यम वर्गीय और यहाँ छोटी मछलियां आपको जो है हो जाता है। जल पारिस्थितिकी हमेशा उल्टा बनता है, ये बातें याद रखे रहिएगा। पारिस्थितिकी जो है स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन या आपको उपयुक्त में से कोई नहीं? तो एपिको आंदोलन जो है ये आपको जो है ये कर्नाटक में हुआ था और रामचंद्र पांडुरंग, ठीक ना, रामचंद्र पांडुरंग, सॉरी
सॉरी भाई, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े इसके जनक कौन है? हेगड़े साहब, पांडुरंग हेगड़े साहब हैं। जबकि नर्मदा बचाओ के आपको जनक सभी को पता है, बड़े ही महान विभूति महिला है और नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। और वो कोई कौन है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो मेधा पाटेकर साहिबा जो है, मेधा पाटेकर, ठीक ना, मेधा पाटेकर जो है ये आपको जो है इसी से जुड़ी हुई है। जबकि एप्को आंदोलन से, चिपको आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने होंगे, ठीक ना, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना, बहुगुणा साहब आपको है। साथ साथ इनके साथ चांदी प्रसाद भट्ट जी हैं, चांदी प्रसाद भट्ट साहब हैं, ठीक। और गौरा देवी का नाम सुना होगा, गौरा देवी का नाम सुना होगा। ये आंदोलन जो है उत्तराखंड के चमोली जिला से, उत्तराखंड चमोली जिला, ठीक ना, चमोली जिला से 1973 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। उत्तराखंड चमोली जिला से इसकी शुरुआत हुई थी। और यही आपको युक्त का जो है किस पारिस्थितिक के मितव्यय होता है, ये किसका नारा था? तो चिपको आंदोलन का। और एक और नारा था, पहले आप मुझे काटो तब आप वृक्षों को काटोगे, ये भी आपको जो है चिपको आंदोलन के समय का ही देन है, ठीक ना। ये बातें सबसे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में, और आपको मेधा पाटेकर के द्वारा 1983 ईस्वी में, ठीक ना। एक मिनट, डेट शायद उल्टा हो रहा है, डेट देख लीजिएगा, आप सब डेट कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी आपको कब होती है? न्यूनतम दूरी कब होती है, ये प्रश्न आप सबसे पूछा गया है कि न्यूनतम दूरी ग्लोब पर कब होती है? तब जब प्रधान देशांतर पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर या 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समय जो कि 180 डिग्री देशांतर, ठीक ना, 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर ही आपको जो है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका की कांगो नदी दो बार काटती है, ये किसे काटती है? तो कांगो नदी जो है ये आपको ये भूमध्य सागर को काटती है, ठीक ना, ये भूमध्य सागर को। जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी आपको दो बार काटती है, दो बार काटती है। और आपको कर्क रेखा को कौन सी काटती है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भारत की कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटते हैं? ये कमेंट बॉक्स में राजस्थान से बहते हुए अरब सागर में आपको जाकर गिरती है, वो कौन सी नदी है? माही है या लूनी है? दो ऑप्शन भी आप सबको दिए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। और जिसे नहीं याद होगा वो कलम कॉपी लेकर बैठ जाएगा, ठीक ना, कलम कॉपी से इसे नोट कर लेगा। चलिए अगले प्रश्न में, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स वुड थे, लॉर्ड मैकाले थे, जे.एस. मिल थे या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे? तब बताइएगा। लॉर्ड मैकाले जो था इसे ही फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक कहा जाता है। ये किसके समय में लागू हुआ? तब बताइएगा कि ये आपको जो है लॉर्ड एलेनबरो के समय में या ऑकलैंड के समय में। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, ऑकलैंड के समय में यह लागू हुआ था। इसीलिए कुछ जगहों पे फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक लॉर्ड ऑकलैंड को भी बताया गया है, ठीक ना। चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है ये कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आया था। और वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक ना। वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा, जानते रहिए सारी चीजें। ये किसके समय में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और आपको पहली बार महिलाओं की शिक्षा पर यानी स्त्रियों के शिक्षा पर बल दिया गया था। पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल, ठीक ना। इसी के बाद आपको जो है 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, 3 विश्वविद्यालय, ठीक ना, विद्यालय स्थापित किए गए। आपको जो था कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड के डिस्पैच के बाद ही आया था। भारत में लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आपको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के दरबार में आपको जो है ये विधि वेता के रूप में आया था। भारतीय दंड संहिता का भी जनक लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति की बहुत निंदा की और यूरोपीय शिक्षा का हिमायती बना, ठीक। तो ये बातें। चलिए अगले प्रश्न। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर बल दिया गया है, यानी किसके विकास पर बल दिया गया है? बालिकाओं की शिक्षा पर, या उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, या तकनीकी शिक्षा को? तब ये बताइएगा हंटर कमीशन जो है ये कब गठित हुआ? तो हंटर कमीशन का गठन जो है ये 1882 ईस्वी में इसका गठन हुआ। उसमें वायसराय कौन था? तो उसमें वायसराय लॉर्ड रिपन था, ठीक ना, लॉर्ड रिपन था। और ये प्राथमिक शिक्षा आयोग से संबंधित ये प्रथम आयोग है, ठीक ना। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रथम आयोग, ठीक ना, प्रथम आयोग इसे कहा जाता है। ये सारी बातें आप सबको पता होना चाहिए, ठीक ना। ये और मैंने बताया कि बालिकाओं की शिक्षा के से संबंधित वुड का डिस्पैच था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय के स्थापना किसके द्वारा किया गया? तब बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में उसमें वाराणसी के डीएम हुआ करते थे, बाद में जज भी थे, जोनाथन डंकन के द्वारा आपको इसके स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविद्यालय के स्थापना की थी। जबकि आप जाओगे तो 1781 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा आपको जो है कलकत्ता में प्रथम मदरसा, ठीक ना, मदरसा की स्थापना की गई, ठीक। ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का जनक। और इसी के द्वारा फिल्ट्रेशन थ्योरी का भी जनक इसे ही कहा जाता है, या इसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत जो है सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया है। और इसी के द्वारा आपको जो है 1935 ईस्वी में आपको जो है मैकाले का घोषणा पत्र कब आया? तो 1835 ईस्वी में आपको मैकाले का घोषणा पत्र आया, मैकाले का घोषणा पत्र, ठीक ना। घोषणा पत्र जो है ये आता है। ये प्रमुख बातें आप सबके लिए रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ये जानते ही हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस ग्रंथ में आपको जो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक ना।
ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस ग्रंथ में किया है। चूंकि कमेंट बॉक्स में आप सब पढ़ते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है जानना। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये आपको वीजी तिलक ने की, जस्टिस रानाडे ने की, या दयानंद सरस्वती ने की, या फिरोज शाह मेहता ने की। तब डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो है ये बीजी तिलक ने किया था। किसने? तो बीजी तिलक ने आपको जो है बीजी तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया गया। जबकि आपको ये जो है ये मक्खी के कारण परेशान कर दी है। जबकि आप सबको बता दें गठन किसके द्वारा किया गया था, तो गठन आपको जो है ये किसने किया था, तब बताइएगा कि जस्टिस रानाडे के द्वारा इसका गठन किया गया था। और स्थापना कब हुई थी, तो 1880 ईस्वी में बंबई में। कहाँ पे? बंबई में इसकी स्थापना हुई। और गठन कब हुआ, तो 1884 ईस्वी में आपको गठन हुआ। ठीक ना, ये स्थापना पहले ही हो जाते हैं, गठन बाद में होता है। और जस्टिस रानाडे को क्या कहते हैं, तो महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना, गोखले के राजनीतिक गुरु, ठीक ना, राजनीतिक गुरु कौन रहता है, तब बताइएगा जस्टिस रानाडे साहब रहते हैं। दयानंद सरस्वती के विषय में सबको पता ही है, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, लूथर। और इनका मूल नाम जो था क्या था, इनका मूल नाम मूल शंकर था, ठीक ना, मूल शंकर था। इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया जाता। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी ऑर्डर करिए अपने नजदीकी बुक स्टॉल से, और आपकी होम डिलीवरी जो है हमारी संस्था आपको सारी सुविधाओं के साथ प्रोवाइड कराती है, ठीक ना। तो चलिए हम सब एक शानदार महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं और शुरू करते हैं अपने जो है जीवन के लक्ष्य को। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न में, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी, तो 12 एवं 16 साल, या आपको जो है 15 एवं 21, तो 14 से 18 वर्ष जो है ये शारदा अधिनियम के तहत रखी गई थी। शारदा अधिनियम कब आया, लागू कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में। किसके प्रयास से, यानी प्रयासकर्ता कौन था, तो हरविलास शारदा, ठीक ना, हरविलास शारदा। ये हरविलास शारदा के सहयोग से ही ये शारदा अधिनियम आया। और उस समय लॉर्ड इरविन जो था, इरविन वायसराय था। कौन था, तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। ये बातें भी आप सबके मन मस्तिष्क पर पड़ा होना चाहिए और चीजें गलतियां नहीं होनी चाहिए। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, केशव चंद्र सेन थे, हेनरी विवियन डिराजियो थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या राजा राम मोहन राय थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसे बिना ताज का बादशाह कहते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, पुनर्जागरण का मसीहा, ठीक ना, अग्रदूत, अग्रदूत। ये इन्हें आपको जो है पैगंबर, पैगंबर, भोर का तारा, सांझ का तारा, सारी बातें जो है राजा राम मोहन राय के विषय में। केशव चंद्र सेन जो थे ये आपको ब्रह्म समाज या कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज के ये प्रचारक थे। और बाद में ब्रह्म समाज इन्हीं के नेतृत्व में आपको जो है अलग पहली बार विभाजन होता है। हेनरी विवियन डिरेजियो जो थे यंग बंगाल आंदोलन के आपको प्रमुख नेता थे। और यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ था, तो 1826 ईस्वी में बंगाल से यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत
हुई थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही हेनरी विवियन डिरेजियो को अपनी जाति का पिता कहकर संबोधित किया था, ठीक ना, हेनरी विवियन डिरेजियो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी क्या करती है, गहराई अधिक होती है या चौड़ाई अधिक होती है या प्रवाह तीव्र होती है या ढाल तीव्र होती है। तो अपरदन किसे कहते हैं ये बातें आप लोग जानिए। जब नदियां अपने तीव्र बहाव के साथ बहती हैं तो उस क्रिया को अपरदन कहते हैं। और निक्षेपण किसे कहते हैं, निक्षेपण। तो नदियां जो है अपने साथ का ढोए हुए मलबे को जब छोड़ती जाती हैं, ठीक ना, धुले हुए मलबे को पीछे की ओर छोड़ती है तो उस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ठीक। तो नदियां आपको सबसे अधिक जो है कब काटती हैं, तो तीव्र प्रवाह के समय। और नदियों के द्वारा बी आकार की घाटी का निर्माण जो है, ये निर्माण कौन करता है, तो नदियां ही वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक। नदियां एस्चुरी और डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। जैसे कि आप देखोगे तो पूर्व की ओर गिरने वाली मैक्सिमम नदियां जो है ये डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक। तो ये प्रमुख बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना आपको किस नदी पर स्थित है। ये आपको भद्रा, भीमा, कृष्णा या गोदावरी, तब सभी को पता है कि कृष्णा नदी पर जो है ये आपको नागा अर्जुन और कृष्ण, इसी से याद कर लीजिएगा, अर्जुन और कृष्ण। ये बार बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, हर एक परीक्षा में पूछता है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तब बताइएगा कि कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, यमुना, पेरियार, दामोदर या महानदी। तो दामोदर नदी, ये दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, तो ये इसका उद्गम जो है ये छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर, ठीक ना, के पठार से, और खासकर पलामू जिला झारखंड से, पलामू झारखंड से इसका उद्गम हुआ है। ये आपको जो है ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, ठीक ना, घाटियों से होकर बहती है। साथ साथ ही आपको बता दे कि दामोदर नदी जो है इसे कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भारत के कोयला नदी कहते हैं। इसी पर डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन जो है इसके स्थापना की गई थे। और ये डीवीसी भारत की प्रथम जो है जल आपको जो है प्रथम नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। इसके आधारशिला जो है 1948 ईस्वी में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और नेहरू जी ने इसकी स्थापना के समय में नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के मंदिर की संज्ञा के नाम से संबोधित किया गया था। और ये किस पर आधारित थी, तो आपको यूएसए के टेनेसी नदी के आधार पर, यूएसए के टेनेसी नदी पर आधारित, ठीक ना, नदी पर आधारित आपको यह जो था ये आधारित था। ये बातें दामोदर नदी जो है ये और बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, गिरने से पहले ये हुगली में जाकर मिल जाती है, ठीक ना। तो हुगली जो है गंगा में मिलती है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये दामोदर जो है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, ठीक ना, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये दामोदर नदी के प्रमुख बातें हुई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो है पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के द्वारा
परागन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑटोगैमी कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहलाता है, एनिमोफिली कहलाता है या एंटोमोफिली कहलाता है? तब बताएगा ऑर्निथोफिली के नाम से पक्षियों के द्वारा परागन की क्रिया को कहते हैं। यानी पक्षियां जो है जब आप पेड़ पौधों पर कहीं पे बैठते हैं तो अपने पंजों या किसी के माध्यम से ले जाकर दूसरे पौधे पर जो छोड़ते हैं तो इसे ऑर्थियोफिली के नाम से जानते हैं। और कीट पतंगों के द्वारा एंटेमोफिली के नाम से जाना जाता है। जब कीट पतंगे अपने साथ जो है परागन की क्रिया को करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न स्थानों में से कहाँ भारत में ब्रिटिश सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या थे? यानी कहाँ के सिपाही जो थे, ये ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए था कि 1857 के क्रांति के समय सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? तब आप जवाब देते कि आपको जो थे अवध के थे। ये 1857 के क्रांति के समय सर्वाधिक पुलिस, ठीक ना, सर्वाधिक पुलिस कहाँ के थे? तब बताइएगा आपको सिपाही या पुलिस कहाँ के थे? तो अवध के थे। जबकि 1857 के क्रांति के बाद, ठीक ना, क्रांति के बाद कहाँ के शामिल किए गए? क्रांति के बाद आपको जो है गोरखालैंड, ठीक, गोरखालैंड यानी गोरखा एवं कर लो एवं पंजाबी को शामिल किया गया। साथ ही साथ आपको 1857 के क्रांति के बाद एक सिपाहियों की जांच के लिए कमीशन बना था, जिसे हम पील कमीशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो पील कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। आज की डेट बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं और आज ही हम लोग देखिए 10 मई 1857, ठीक ना, 1857 आज ही के दिन क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आप सबको 1857 की क्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि यदि मंगल पांडे के द्वारा आग न लगाया गया होता तो इतनी बड़ी घटना न होती, ठीक ना। तो ये आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तिथि, प्रथम स्वतंत्रता आपको संग्राम की तिथि मानी जाती है, ठीक ना। ये बातें आप सब याद रखे रहिए। आज ही का दिन है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तब देगा लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था, ठीक ना। ये सही बातें आप सबको है। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के विषय में, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक, गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय यही हुआ, ठीक ना। ये बातें हुई। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश पीएम तब बताएगा, तब आप लॉर्ड पामस्टन जो था ये था। 1857 की क्रांति के समय आपको जो है प्रत्यक्षदर्शी कौन था? प्रत्यक्षदर्शी तब बताएगा कि आपको मिर्जा गालिब। और आपको जो था 1857 की क्रांति के समय आपको विद्रोही नेता कौन था? तब बताइएगा कि आपको जो है खान अब्दुल गफार खान, जो है अंतिम मुगल बादशाह खान बहादुर खान। एक मिनट, खान बहादुर खान ने भैया, ये बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। और आपको 1857 के क्रांति का मुख्यालय कहाँ था? ब्रिटिश मुख्यालय तब बताइएगा प्रयागराज या इलाहाबाद जो था, इलाहाबाद ब्रिटिश मुख्यालय हुआ करता था, ठीक। तो ये सारी बातें आप सब जो है
लर्न करते चलिए, याद करते चलिए। बहादुर शाह जफर जो थे ये विद्रोही नेता हुआ करते थे, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो आर्य जो थे, आर्य ये आपको जो है कि मैक्स मुलर के द्वारा ये कहा गया कि दक्षिण एशिया से यानी एशियाई माइनर से आर्य भारत में आए थे, ठीक ना। एशियाई माइनर से भारत आए, ठीक ना, से भारत में प्रवेश किए और ये रहने वाले थे और ये खैबर दर्रे से भारत में आए। इसी से खैबर दर्रे से ही आपको जो है कि सिकंदर का भी आक्रमण खैबर दर्रे से ही आपको होता है, ठीक ना। तो ये बातें आप सब याद रखे रहेगा। आर्य जो है ये आपको जो है कि इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आर्यों का अर्थ होता है। और आर्य ही वैदिक संस्कृति के जन्मदाता आर्य ही कहे जाते हैं, वैदिक संस्कृति, ठीक ना, संस्कृति के जन्मदाता, जन्मदाता ये कौन है? तो आर्य ही वैदिक संस्कृति के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, ठीक ना। चीजें समझ में आ रही होंगी आप सबको, उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आ रही है। ये आपको नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से हैंड रिटेन नोट्स है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जरूर से परचेज करिए और आपको जो है पढ़ाई के क्रम को जारी रखिए। नर पुष्पक और स्त्री पुष्पक, ठीक ना, दोनों का जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी, कलिंगाश्रय या उभयलिंगाश्रय या एक संगमनी क्या कहलाता है? तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसे जो है द्विलिंगी या उभयलिंगी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। उभयलिंगी या द्विलिंगी के नाम से इसे हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है ये आपको एक कवक के रूप में होता है, बड़ा इसको गांव में कुकुरमुत्ता कहते हैं, ठीक ना, इसे गांव में कुकुरमुत्ता कहते हैं। लेकिन आपको प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है मशरूम में, ठीक। और साथ ही साथ ये डेड सेल को भी जिंदा करने में बहुत बड़ा सहायक माना जाता है। भारत में भी अब तेजी से मशरूम की खेती होने लगी है और इसमें आपको लोगों को काफी लाभ भी मिलता है, ठीक ना। ये सब नए आपको जो है खेती की प्रणाली है। इंडोनेशिया जो है ये मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 पे है। देखिए ये सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को किससे देखा जाता है? खाली आंख से दिखवाई नहीं करेगा, कंपाउंड दूरदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा। तो आपको बिल्कुल सही जवाब है, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। वैसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा पहली बार किया गया था, ठीक ना। गैलीलियो ने आपको पहली बार जो है दूरबीन का आविष्कार किए थे, ये गैलीलियो महोदय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कुनैनन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है प्राप्त होती है। ये कुनैनन किससे प्राप्त होती है? आवृत्त बीजे पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, शैवाल से, किससे होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए, तो बताइएगा कि यह आवृत्त बीजे पादप से प्राप्त होती है, ठीक ना। कुनैनन जो है ये आपको भारत में खासकर साइलेंट वैली केरल के साइड से आपको प्राप्त होती है, ठीक। तो ये हाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस पेड़ का से आपको प्राप्त होती है, किस वृक्ष से, किस वृक्ष से प्राप्त होती है। ये पेटेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक ना। ये किस वृक्ष से प्राप्त होती है, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आप सब जवाब जल्दी से दीजिएगा। कुनैनन जो मलेरिया की एक दवा है ये आपको, और आप सबको पता है भारत को मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब रखा गया है, कितने तक भारत को मलेरिया मुक्त कर दिया जाएगा? तो 2027 जो है मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी पौधे का हमेशा, हल्दी अदरक ये सब जो है ये तना होता है, ठीक ना। ये आपको जड़ नहीं, इसे तना कहते हैं, आपको ये तने से
प्राप्त होता है। ठीक, तो ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। ये पाल घाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट, भोर घाट, आपको जो है सेनकोटा, ये सभी दक्षिण भारत के दर्रा है, यानी पाल घाट दर्रा किसके किसके बीच स्थित है? तो बताइएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच आपको पाल घाट दर्रा स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, आपको ये सभी दर्रा जो है ये दक्षिण में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग से है? तो पिपली घाट दर्रा जो है भैया ये अरावली श्रेणी से है। किससे? अरावली श्रेणी में आपको पिपली घाट दर्रा पाया जाता है। वहां पे अरावली श्रेणी, ये वन लाइनर टाइप में है, ये आप सब याद किए रहिए, जानते रहिए। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में सुमन बेरी, किसे? सुमन बेरी को आपको जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व आपको जो थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजीव कुमार जी जो थे, उनके स्थान पर इन्हें सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को भैया विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था, हार्नेसेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीजेज बर्निंग एंड सेव लिव्स, ये आपको जो है इस बार का यही आपको थीम था या स्लोगन था, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और ये आप सबके लिए लाभदायक भी है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नॉस्कॉम, जिसे नॉस्कॉम के नाम से जानते हैं, 2022-23 के लिए किसे चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तब बताएगा कृष्णन रामानुजम को ये आपको जो है नेस्कॉम ने अपना अध्यक्ष के रूप में चयन किया है। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी जिसे पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानते हैं, मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने का आपको निश्चित किया है? तब बताएगा दिसंबर 2024 तक इसे जारी रखने का निश्चय किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ तेल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है? और ताड़ तेल के निर्यात यानी पॉम ऑयल जिसे बोलते हैं, पॉम ऑयल, ठीक ना, पॉम ऑयल के निर्यात आपको जो है किस देश के द्वारा बंद कर दिया गया और जिससे आपको जो है दाम में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली? तो वह है इंडोनेशिया। ठीक ना, इंडोनेशिया से आपको जो है पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर आपको कौन है? ये वेरी यूपी से संबंधित है, वीवीआई के रूप में आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। वह आगरा है या अयोध्या है या कानपुर है या लखनऊ है? तब बताइएगा कि वह आपको आगरा जो है यही पहला जिला है या पहला शहर है जिसने सीवर सिस्टम लगाने वाला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया है। ठीक है ना, वैक्यूम प्रेशर से आपको जो है ये लगाने का काम इसके द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य के रामपुर में आपको रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। और आपको जो है यहाँ के एक बड़े ही मुस्लिम दिग्गज लीडर हैं जो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। ठीक है ना, जेल के सलाखों के पीछे हैं, आप सब जानते होंगे। और कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर बताइए भाई, बुलडोजर बाबा का कमाल उनके ऊपर खूब चल रहा है। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को जो है वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 मार्च या 25 मई को? तब इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। तो ये 28 अप्रैल को प्रत्येक
तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ द सेफ्टी हेल्थ एट द वर्क के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको अगले प्रश्न, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के स्थानांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमति बनी है? श्रीलंका, मालदीव, चीन या बांग्लादेश? तब आप बताइएगा कि मालदीव के साथ जो है ये हमारे जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले दो देश हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। बाकी जो है और राज्य जो है 7 स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश है, ठीक ना। तो ये बातें आप सबके लिए रहा। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, यानी आपको स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाले पहले एयरलाइंस कौन से बनी? एयर इंडिया, आपको एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया, इंडिगो या स्पाइस जेट? तब बताइएगा इंडिगो भारत की पहले ऐसी कंपनी बनी जो कि आपको जो है गगन प्रणाली यानी स्वदेश निर्मित आपको जो है गगन प्रणाली का इस्तेमाल आपको इसके द्वारा किया गया, ठीक ना। तो इस तरह से आप सब जो है नेक्स्ट, तो ये वीडियो का शानदार क्लासेस जो है ये महत्वपूर्ण रहा, ठीक। आप सबको चीज़ें, वीडियो की किताबें भी आप सबके द्वार पर पहुंच रही होंगी। ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए और सफलता को सुनिश्चित करिए, ठीक। तो ये आपको जो है इसी तरह क्लास आपका समाप्त हुआ। तो आप सबको मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि शानदार तरीके से पढ़िए। पढ़ेंगे नहीं तो सफलता बड़ी दूर की चीज़ें हैं, ठीक ना। मेरा हर बार संदेश यही रहता है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतने ही चीज़ें आपकी सम्मुख होंगी। बिना हार्ड वर्किंग का कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, मुकद्दर भी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा इनकार नहीं कर सकते, लेकिन परिश्रम ही आपको आपकी बुलंदियों तक ले जाएगा। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय राम, नमस्कार।